गरीब माँ की अमीर बेटी। आरती को घर आए कितना समय हो गया है। क्यों ना हम आरती के ससुराल जाएं, सबसे मिलना भी हो जाएगा। बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन आरती की शादी के बाद जब हम पहली बार वहां गए थे तो कितना खर्चा हो गया था। आरती की सास इतना कुछ देती है, हम सामने से कुछ भी नहीं देते तो अच्छा नहीं लगता। इस समय हमारे पास पैसे भी नहीं है। जो पैसे थे वो सारे तो हमने शादी में लगा दिए। अब खाली हाथ कैसे जा सकते हैं। आरती की किस्मत बहुत अच्छी है जो उसकी शादी इतने बड़े घर में हुई है। मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि हमारी बेटी को इतना बड़ा घर मिलेगा। शारदा और गोपाल बहुत गरीब थे। उसका एक छोटा सा घर था, लेकिन उसकी बेटी आरती की शादी बहुत बड़े घर में हुई थी और वो अपनी बेटी के लिए बहुत खुश थे। कुछ समय के बाद आरती, मैं कुछ काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। रास्ते में तुम्हारा गांव पड़ेगा, तुम भी साथ चलो। जाते समय माँ पिताजी के पास तुम्हें छोड़ दूंगा और मैं उनसे मिल भी लूंगा। कल वापस लौटते समय तुम्हें ले आऊंगा। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना वहां। तुम्हें तो पता है ना, वहां लाइट आती जाती रहती है और घर में एसी भी नहीं है। उफ, मैं इतनी गर्मी में नहीं रह सकती। ये कैसी बात कर रही हो? तुम तो बचपन से वहां रह रही हो। ये सब तुम्हारे लिए नया तो नहीं है। अरे बचपन से रह रही हूँ ना, इसलिए बोल रही हूँ। अब मुझे वहां और नहीं जाना। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं जा रहा हूँ और कल लौट कर आऊंगा। सूरज अकेला ही चला जाता है। सूरज के ऑफिस में उसको बहुत नुकसान हो गया था और उसको कुछ पैसों की जरूरत भी थी। सब जगह पैसे मांगने से कोई बात नहीं बनी। पैसों के लिए ही वो दूसरे शहर अपने किसी पुराने दोस्त के पास जा रहा था, लेकिन वहां भी उसकी बात नहीं बनती। शहर से लौटते समय सूरज अपने ससुराल भी जाता है। शारदा और गोपाल सूरज को देखकर बहुत खुश होते हैं। मैंने सोचा इस तरफ आया हूँ तो क्यों ना माँ पिताजी से मिल लूं। अरे बेटा, तुम यहाँ इतने समय के बाद आए हो, आरती नहीं आई? वो मैं साथ के शहर किसी काम से आया था तो सोचा आपसे भी मिल लूं। बातों बातों में सूरज ने अपने नुकसान के बारे में अपने पिताजी को बताया। कैसे भी 5 लाख रुपए का इंतजाम हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। बेटा, तू चिंता मत कर, मुझे बस 2 दिन का समय दे, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। पिताजी, आपने तो मेरी सारी ही प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मैं 5 महीनों के अंदर आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। सूरज के जाने के बाद 5 लाख रुपए आप कहाँ से लाओगे? हमारे पास तो उनके घर जाने तक के पैसे नहीं हैं। ये घर और किस काम आएगा? हमारी एक ही तो बेटी है, आज उनको हमारी जरूरत है। और वैसे भी कुछ महीनों की बात है, सेठ के पास घर के पेपर देकर 5 लाख रुपए मिल जाएंगे और उनसे कुछ महीने का समय मांग लूंगा। गोपाल अपना घर सेठ के पास गिरवी रख देता है और 5 लाख रुपए सूरज को दे देता है। सूरज उन पैसों से अपना काम फिर से शुरू करता है। एक दिन आरती, किसी दिन अपने माँ पिताजी से मिलकर आते हैं। मुझे उनसे कुछ काम भी है। नहीं जी, अभी ना मेरा मन कहीं भी नहीं है जाने का। अरे यार, कभी तो वहां जाने के लिए तैयार हो जाया करो। वो हमारे बारे में इतना सोचते हैं और तुम्हें देखो, कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है कि तुम उनकी बेटी ही नहीं हो। हाँ, जब इतना अच्छा ससुराल मिला हो तो भला मैं मायके क्यों जाऊं। और फिर सूरज ऑफिस चला जाता है। एक दिन सूरज को पता चलता है कि उसके ससुर अब इस दुनिया में नहीं रहे। सूरज और आरती घर जाते हैं। माँ, ये सब कैसे हुआ? बेटा, पता नहीं ये सब कैसे हो गया। अचानक उनके सीने में तेज दर्द हुआ और वो सब कुछ छोड़कर चले गए। आरती बिना कुछ बोले एक साइड में बैठी रहती है। आरती, मेरी कल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तुम कुछ दिन माँ के साथ यहीं रुक जाओ। अरे, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। वैसे भी मैं यहाँ पहनने के लिए कोई कपड़े तो लाई नहीं हूँ। मैं भी आपके साथ ही चल रही हूँ।
आरती सूरज के साथ ही अपने घर आ गई। शारदा अब बिल्कुल अकेली रह गई थी। तुम्हारे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। वहाँ तुम्हारी माँ अकेले थी। तुम कुछ दिन वहाँ रुकाती। माँ, ऐसा लगता है इसको अपने माँ पिताजी से कोई लगाव ही नहीं है। इधर सूरज मन ही मन बहुत परेशान था। काश पिताजी को कुछ दिन पहले ही पैसे दे आता, उनसे एक बार मिल लेता। 10 दिन के बाद सूरज अपनी सास को सारे पैसे लौटाने जाता है तो घर के बाहर ताला लगा हुआ था। लोगों से पूछने से पता चला कि गोपाल जी ने 5 लाख रुपए में अपने घर को सेठ जी को बेच दिया था और उनसे 5 महीने का समय मांगा था। इसी बीच गोपाल नहीं रहा और 5 महीने होने के बाद शारदा ने ना तो पैसे लौटाए और ना ही घर खाली किया तो सेठ ने उन्हें घर से निकाल दिया। किसी को कुछ मालूम नहीं था कि शारदा अब कहाँ रहती है। सूरज ने अपनी सास को सब जगह ढूंढा लेकिन उनका कुछ नहीं पता चला। सूरज घर आता है और सारी बात आरती को बताता है। क्या पिताजी को इतने पैसों की क्यों जरूरत थी? उन्होंने उन पैसों का क्या किया होगा? कैसी बेटी हो तुम, तुम्हें पैसों की पड़ी है। तुम्हारी माँ, जिनका कुछ पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ है, किस हालत में है, उनकी तुम्हें कोई चिंता नहीं है। अरे किसी रिश्तेदार के घर गई होंगी, और कहाँ जाएंगी? सब जगह फोन करने पर भी शारदा का कोई पता नहीं चला। इधर शारदा भिखारियों की तरह एक जगह से दूसरी जगह भटक रही थी। जहाँ उसे खाना मिलता वहाँ वो खाना खा लेती और किसी मंदिर के किनारे सो जाती। इधर सूरज अपनी सास की ऐसी हालत का जिम्मेदार खुद को मान रहा था और वह रोज पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहा था, पर उसको कुछ नहीं पता चल रहा था। ऐसे ही कई महीने बीत गए। एक दिन सूरज मंदिर से पूजा करके बाहर आता है तो वहाँ कुछ लोग भिखारियों को खाना बांट रहे थे। वहीं शारदा लाइन में खाना ले रही थी और खाना लेकर वो एक साइड में बैठ जाती है और वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगती है। माँ, ये तो माँ है। सूरज भागकर अपनी सास के पास जाता है। माँ जी, आप यहाँ इस हालत में, आप मुझे अपना बेटा नहीं समझती है ना? आप ऐसी हालत में यहाँ रह रही हो लेकिन अपनी बेटी और बेटे के घर नहीं आई। हमसे कोई गलती हुई है क्या? शारदा की आंखों से आंसू आ रहे थे। कैसे आती बेटा, मेरी बेटी अपने घर में बहुत खुश है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उसे कोई परेशानी हो। शारदा को सब याद था कि जब आरती के पिता का देहांत हुआ तो आरती ने अपनी माँ को एक बार भी गले नहीं लगाया और ना ही उसके पास एक दिन भी रुकी। वो अपने अमीर घर में बहुत खुश है। माँ, आप क्या सोच रही हो? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप चलो मेरे साथ। सूरज शारदा का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर घर ले जाता है। आरती, देखो कौन आया है। आरती अपनी माँ को इस हालत में देखकर बोलती है, अरे ये क्या हालत बनाई हुई है आपने? पूरी भिखारन लग रही हो। आरती, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है? माँ इतने समय के बाद मिली है, तुम उन्हें गले लगाने के बजाय उनसे ऐसी बातें कर रही हो। तुम जो अपने अमीर होने पर इतना इतरा रही हो ना, वो पैसे तुम्हारे पिताजी के हैं। जब मुझे बिजनेस में नुकसान हुआ था तो पिताजी ने मुझे वो 5 लाख रुपए दिए थे और मुझे कसम दी थी कि मैं तुम्हें कुछ ना बताऊं। जब आरती को ये सब पता चलता है तो वो अपनी माँ के पैरों में गिर जाती है और उनसे माफी मांगती है। माँ, मुझे माफ कर दो। मेरी आंखों पर पैसे और अमीरी की पट्टी चढ़ गई थी। माँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। शारदा अपनी बेटी को गले लगाती है। माँ, मैं आपको अब कभी नहीं जाने दूंगी। फिर सब मिलजुल कर एक ही घर में रहने लगते हैं। प्रातः काल लगभग 4 बजे का समय था। तारा और अशोक हाथ में बोरी लिए कहीं जा रहे थे। तारा, थोड़ा जल्दी जल्दी चलो। हाँ हाँ पिताजी, मैं साथ साथ ही हूँ, आप चलो। कुछ समय चलने के बाद वो एक बड़े से कूड़े के ढेर के सामने पहुँचते हैं। तारा, बेटा जल्दी से इस कूड़े में से बोतल और प्लास्टिक निकाल लो। कुछ ही देर में रोशनी होने वाली है। फिर जब लोग जाग जाएंगे
और किसी ने हमें देख लिया तो ये सब ना जाने कैसी कैसी बातें करेंगे। ठीक है पिताजी, मैं जल्दी जल्दी उठा लेती हूँ। अशोक और तारा कूड़े में से प्लास्टिक की बोतल उठा लेते हैं और उन्हें एक बोरी में डाल लेते हैं। तारा, चल अभी चलते हैं, हमारी बोरी भर गई है। दोनों कूड़े से बोरियां लेकर कबाड़ी की दुकान पर चल पड़ते हैं। पिताजी, आज हमें इसके बदले कितने पैसे मिल जाएंगे? हमें माँ की दवाई और खाने का सामान भी लेना है। और दोनों कबाड़ी की दुकान पर पहुंच जाते हैं और सारी बोतलें बेच देते हैं। ये लो, आपके 100 रुपए हुए। कबाड़ के बदले जो पैसे उन्हें मिलते हैं उसे लेकर वो घर आ जाते हैं। तुम्हारी माँ की दवाई लेनी है और घर में राशन भी नहीं है। पिताजी, आप माँ के लिए दवाई ले लो, खाने का हम बाद में देखते हैं। अशोक और तारा डॉक्टर के पास जाते हैं और सुमन के लिए दवाई ले आते हैं। इधर सुमन बुखार से तप रही थी। पता नहीं ये दोनों सुबह सुबह कहाँ चले जाते हैं और ना ही कुछ बताते हैं। कुछ ही देर में अशोक और तारा घर पहुंच जाते हैं। सुमन, ये तुम्हारी दवाई है, इसे खा लो, देखना इससे तुम ठीक हो जाओगी। घर पर तो एक भी पैसा नहीं था, आप इतनी सुबह सुबह दवाई कैसे ले आए? माँ, हम साथ की कॉलोनी में कूड़ा बीत कर आए हैं, आपको पता है, उसी से हमें 100 रुपए मिले। ये सब सुन सुमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ, आप रो क्यों रही हो? देखना, आप जल्दी ठीक हो जाओगी, फिर सब अच्छा होगा। अशोक एक गरीब मजदूर था जो अपनी पत्नी सुमन और 10 साल की बेटी तारा के साथ धामपुर में रहता था। अशोक मजदूरी करता था, कभी उसे काम मिलता तो कभी नहीं। अशोक की पत्नी सुमन कुछ समय से बीमार चल रही थी। उसकी दवाइयों का खर्चा और घर का खर्चा अशोक की मेहनत मजदूरी से सब नहीं हो पाता था। इसलिए सुबह सुबह मुंह अंधेरे के समय अशोक और तारा किसी को बिना बताए कूड़ा बींधने का काम भी करते थे। एक दिन तारा रास्ते में जा रही थी, उसे वहाँ एक खीरा लगा हुआ दिखाई देता है। अरे वाह, कितना बड़ा खीरा है, इसे घर ले चलती हूँ, सब मिलकर खाएंगे। तारा खीरा तोड़ती है और उसे घर ले जाती है। घर पे उसकी माँ चारपाई पर लेटी थी। माँ, देखो, मुझे कितना बड़ा खीरा मिला, इसे काट दो, हम नमक लगाकर खाते हैं। अरे बेटा, ये खीरा तो पका हुआ है, ये खाने के लायक नहीं है। माँ, मैं इतनी दूर से लेकर आई हूँ, अब इसका हम कुछ नहीं कर सकते क्या? अरे बेटा, ये खीरा बीज से भरा होगा और बीज तुम्हारे क्या काम के? जाओ, इसे बाहर फेंक दो। तारा उदास हो जाती है और घर के बाहर जाती है। क्यों ना इसे काट कर देखा जाए? मैंने इससे पहले पके हुए खीरे के बीज कभी नहीं देखे। हाँ, यही ठीक रहेगा। तारा खीरे को पत्थर पर जोर से मारकर तोड़ लेती है और उससे इतने सारे बीज निकलते हैं। अरे, एक खीरे में इतने सारे बीज, क्यों ना इनको आंगन में लगा दूं? तारा सारे बीजों को घर के आंगन के किनारे किनारे लगा देती है और उन्हें पानी भी डालती है। ऐसे हर रोज तारा अब उनको पानी डालती। कुछ ही दिनों में उन बीजों से छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। अगली सुबह तारा उठकर उन्हें देखती है तो खुश हो जाती है। पिताजी, पिताजी, देखा, खीरे के बीज के पौधे निकल आए हैं। अशोक भी उन पौधों को देखता है। लेकिन ये बीज यहाँ किसने लगाए? तारा सारी बात अपने माता पिता को बताती है। बेटा, तुमने तो ये बहुत अच्छा काम किया है। कुछ ही दिनों में सारे पौधे बड़े हो जाते हैं और उनमें बहुत सारे खीरे लगते हैं। अरे वाह, कितने सुंदर खीरे लगे हैं, अब हम इन्हें बेच के पैसे कमा सकते हैं। अशोक एक खीरा तोड़कर अपनी बेटी को देता है। ये लो, पहला खीरा तुम खाओ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तारा खीरा लेकर अपनी माँ के पास जाती है। देखो माँ, हमारे घर कितने अच्छे खीरे लगे हैं,
पापा बोल रहे हैं इसे मैं खा लूं। तारा खीरे पर नमक लगाकर खाती है। इधर अशोक टोकरी भर खीरे तोड़ता है और ठेली में रख बाजार ले जाकर उन्हें बेचता है। खीरे ले लो, खीरे लो, ताजे ताजे खीरे ले लो। कैसे दिए भाई खीरा? बहन जी 50 रुपए किलो हैं। और वो औरत 1 किलो खीरे लेती है। ऐसे बहुत से लोग अशोक से खीरे लेते हैं और दोपहर तक ही अशोक के सारे खीरे बिक जाते हैं और वो अच्छे पैसे भी कमा लेता है। आज घर के लिए राशन ले जाता हूँ, घर में राशन भी खत्म हो गया है। अशोक राशन लेकर घर जाता है। सुमन सबके लिए खाना बनाती है और सब मिलकर खाना खाते हैं। अगली सुबह सभी खीरे की बेलें खीरे से भरी थी। अशोक और सुमन खीरे तोड़ रहे थे। ये खीरे तो जादुई खीरे हैं जो एक ही दिन में बड़े हो जाते हैं। देखो, अभी कल ही तो तोड़ा था, आज फिर से सब बेल भरी पड़ी है। हाँ पापा, हमारे घर जादुई खीरे लगे हैं, देखो। अब अशोक हर रोज खीरे बेचता और उसके बदले उसे अच्छी आमदनी हो जाती थी।